इश्तिराक करना और हमारी ताज़ा तरीन कहानियों के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब जमारात की खामोश दोपहर को शुरू हुआ, इस किस्म की जहां लगता है कि वक्त मामूल से सुस्त है। मैंने अभी लॉन्ड्री की आखिरी तह मुकम्मल की थी। जब मैं एक कप गरम कॉफ़ी के साथ सोफे पर बैठा तो मेरे हाथों पर लेवेंडर की खुशबू अभी भी ताज़ा है। ये मेरा सुकून का लम्हा होना चाहिए था। कत्ल का एक बार फिर वो लिखा मेरी मुजरमाना खुशी खेल रहा था, लेकिन फिर एक टमटमाहट और एक पाप के साथ टीवी स्क्रीन स्याह हो गई। सबसे पहले मैंने फर्ज किया कि यह सिर्फ एक ढीली केबल या बिजली का इजाफा है। मैंने रिमोट के साथ हलचल मचा दी, हर वो बटन दबाया जिसके बारे में मैं सोच सकता था, यहाँ तक कि हर चीज को प्लग करने और हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। बस साकत और खामोशी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा जिसे आप टेक सेवी कहते हैं। मैं जानता हूं कि नेटफ्लिक्स में कैसे लॉग इन करना है और मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के फन में महारत हासिल कर ली है, लेकिन इससे ज्यादा पेचीदा कोई चीज है? ठीक है, आइए सिर्फ ये कहते हैं कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। तब मैंने हेनरी के बारे में सोचा। मेरा करीबी पड़ोसी तकरीबन 2 साल कबल इसकी बीवी के इंतकाल के बाद यहाँ मुंतकिल हो गया था। 60 की दहाई के अवाइल में एक खामोश आदमी, शाइस्ता और हमेशा नर्म मुस्कराहट के साथ। इसने ज्यादातर अपने आप को बरकरार रखा, लेकिन हम बाड़ पर काफी शाइस्ता बातचीत करते थे और सहन के काम में कभी कभार मदद करते थे कि मैं उससे एहसान मांगने में आराम महसूस करता था। मैं अपने कार्डिगन पर फिसल गया, अपने कानों के पीछे चंद आवारा बालों को साफ किया और हाथ में कप के ऊपर चल दिया। इतनी बुनियादी चीज में मदद की जरूरत के लिए थोड़ा सा अहमकाना महसूस हुआ। इसका घर बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था, मामूली, अच्छी तरह से रखा हुआ। सामने एक बाग जो उन छोटे नीले फूलों से खिला था जिसका नाम मुझे याद नहीं था। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। एक लम्हे के बाद मैंने कदमों की आवाज सुनी, आहिस्ता और मुस्तहकम, और फिर दरवाजा खुल गया। हेलो हेनरी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपको परेशान करने के लिए माजरत, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने टीवी पर कुछ किया है। और ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या आप एक नज़र डाल सकते हैं। इसने चंद बार पलकें झपकी, चौकस हो गया। शायद। फिर उसका चेहरा नरम हो गया। जरूर, इसने जवाब दिया। मुझे अपने जूते पकड़ने दो। वापस मेरे घर पर वो कमरे में खड़ा टीवी के पीछे केबलों की उलझी हुई गंदगी को देख रहा था, जबकि मैं करीब ही खड़ा होकर मंडलाने की कोशिश कर रहा था। तुम जानती हो, इसने कहकहा लगाते हुए कहा, आपने बेस्ट बाय का आधा हिस्सा यहां वापस प्लग इन किया है। मैं शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही हंसा। ये बिल्कुल ठीक लगता है। मेरे बेटे ने उसे मुंतकिल करने से पहले ही उसे तरतीब दिया था और मैं उसे छूने से बहुत खौफजदा था। वो नीचे झुक गया, कुछ चीजों के साथ हलचल मचा दी और चंद मिनटों में स्क्रीन पलक झपक कर दोबारा जिंदा हो गई। मेरे शो की मानोस मौसीकी ने कमरा भर दिया और मैंने सुकून की सांस ली। वहां हम जाते हैं, उसने जीन्स पर हाथ साफ करते हुए कहा। सिर्फ एक ढीला HMI कनेक्शन। एच क्या? वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं। मैंने उसे शुक्रिया के तौर पर काफी पेश की और मुझे हैरत हुई, उसने कबूल कर लिया। हम सन रूम में बैठे, जिसे मैं हमेशा साफ सुथरा रखता था, लेकिन शाज़ और नादिर ही इस्तेमाल होता था। देर से दोपहर की रोशनी शीशे के पैनल्स के जरिए अंदर दाखिल होती थी, लकड़ी के फर्श पर गर्म नमूने डालती थी। मैं यहां कभी नहीं आता, मैंने उसे एक प्याला देते हुए एतराफ किया। ऐसा लगता है जैसे एक कमरा किसी और की जिंदगी के लिए है। उसने धीरे से घूंट भरकर बाहर के पचवाड़े को देखा। ये अच्छा है, पुरामन है। हमने थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं और जो कुछ मैंने सीखा उसके बारे में बात की। वो हाई स्कूल की दुकान की क्लास पढ़ाता था। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी के गुजरने के बाद से घर कितना पुरसुकून था। उसने वक्त भरने के लिए लकड़ी की तराश खराशी कैसे शुरू की थी। मैं बोलने से ज्यादा सुनता रहा। जैसे जैसे साए लंबे होते गए, हमारे दरमियान कुछ बदल गया। एक किस्म की खामोशी, अजीब नहीं बल्कि नरम।
ऐसी खामोशी जिसको भरने की आपको जरूरत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस वाज़े अंदाज में नहीं, बल्कि एक किस्म की नरम तवज्जो के साथ, जिसने मुझे महसूस किया। काफी अरसा हो गया था कि किसी ने मुझे इस तरह देखा। वाकई मैं एक माँ या पड़ोसी या बेवा के तौर पर नहीं, सिर्फ मुझे देखा। मैंने अपना गला साफ किया और लम्हे को तोड़ते हुए खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको अपनी शाम में वापस जाने देना चाहिए। एक बार फिर शुक्रिया हेनरी। मैं अपने शोज के बगैर पागल हो जाता। सर हिलाने से पहले वो भी खड़ा हो गया। किसी भी वक्त, उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं कहाँ हूं। जैसे ही मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद किया, मैं एक लम्हे के लिए उससे झुक गया। दिल खामोशी से दौड़ रहा था। ये सिर्फ एक पड़ोसी था जो टीवी के साथ मदद कर रहा था, ठीक है? और फिर भी उसके बारे में कुछ इतना आसान महसूस नहीं हुआ। अगले चंद दिन बेतरतीबी से गुजरे, हालांकि मैं उस अजीब लहर को हिला नहीं सकता था जिसने मेरे सीने में रहाइश इख्तियार कर ली थी। जब भी मैं सिन रूम से गुजरा या टीवी चैनल से गुजरा, मैंने खुद को हेनरी के बारे में सोचते हुए पाया। स्कूल में गंभीर तरीके से नहीं, बल्कि एक मानूस राग की तरह। मैं देर तक नहीं रुक सकता था। मुझे उसके दोबारा आने की उम्मीद नहीं थी। ये एक बार का एहसान था, लेकिन इतवार की सुबह जब मैं वहां अपने गुलाबों को संभालने के लिए बाहर निकला, तो वो अपने बाग के पास घुटने टेक रहा था, हाथ में ट्रोल लिए। बेसबॉल की टोपी उसके सर के लिए थोड़ी बहुत बड़ी थी और अपनी सांसों के नीचे कुछ गुंगना रहा था। मैं हिचकिचाया। वो पुरामन लग रहा था, जैसे कोई अपनी खामोश दुनिया में लिपटा हुआ हो। लेकिन फिर उसने नजर उठाकर मेरी नजर पकड़ ली। सुबह, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह, मैंने अपनी हथेलियों को अपनी जीन्स पर ब्रश करते हुए गूंजा। शर्त लगाओ टोलिप्स अच्छी तरह से आ रहे हैं। उसने एक नज़र इनकी तरफ देखी। तुम्हारा हमेशा पहले आता है, तुम्हारा जादुई टच होना चाहिए। मैं हंस पड़ा, हालांकि मैंने अपने गालों को थोड़ा गर्म महसूस किया। या मुब्तदी की किस्मत, मैं अब भी गूगल करता हूं कि हर मौसम बहार में किस तरह कटाई की जाए। वो उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों से खाक छानता रहा। सुनो, मैं सोच रहा था कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा स्टू बनाया है। क्या आप मुझे बचा हुआ स्टू निकालने में मदद करना चाहेंगे? मुझे उसे ज़ाया करने से नफरत है। मैं हिचकिचाया, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था। सच कहूं तो मैंने अपने बावर्ची खाने की मेज़ पर काफ़ी अरसे से सोहबत नहीं की थी, लेकिन इसलिए कि उसकी पेशकश के बारे में कुछ इससे ज्यादा मानीखेज महसूस हुआ जितना उसे होना चाहिए था। फिर भी मैंने सर हिलाया। ये खूबसूरत लगता है। इस दोपहर के बाद मैंने अपने आप को उसके बावर्ची खाने में बैठे हुए पाया। घर के बैठ के स्टू का एक प्याला मेरे सामने भाप रहा था। जगह आरामदेह थी, अंदर रहते थे। खिड़की पर चंद परिंदों के घर बैठे थे और उसके बच्चों और पोते पोतियों की तस्वीरें एक थी, छोटे से हिच के ऊपर लगी हुई थी। हमने दोपहर के खाने पर बात की और इस बार बातचीत थोड़ी गहरी हो गई। उसने मुझे अपनी बीवी जेनेट के बारे में बताया कि वो कॉलेज में कैसे मिले, वो हर इतवार को आड़ू मौची कैसे बनाती थी, कैंसर ने उसे किस तरह तेजी से अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपने आनजहानी शौहर के बारे में कुछ बातें शेयर की, सालों की हंसी और मायूसी और इसके पीछे छोड़े गए पुरसुकून घर के बारे में समझौता किया, और इस खामोशी का दीवारों में बसने का तरीका था। एक लम्हा था जब हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा, न अल्फाज न वजाहत, बस समझ। दो लोग जिन्होंने जिंदगी के तूफानों का मुकाबला किया था, और वो अभी तक खड़े थे, दिखाई दे रहे थे, अब भी कोशिश कर रहे थे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैंने खामोशी से उससे पूछा। ये भी यकीन नहीं आया कि अल्फाज क्यों निकले। हेनरी ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपना सर हल्का सा झुकाया। मैं करता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज नहीं थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था, बल्कि किसी का। मैंने सख्ती से नगल लिया। इसके लहजे में कुछ भी दिलकश नहीं था,
कुछ भी आगे या धक्का नहीं था, बस एक सादा सच्चाई नरमी से कही गई थी, और किसी न किसी तरह उसने उसे और भी गैर मुसल्लह कर दिया। जब मैंने बर्तन साफ करने में मदद की तो मैं ज़रूरत से कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा। शुक्रिया, मैंने कहा, सिर्फ स्टू के लिए नहीं, कंपनी के लिए। उसने मुझे दोबारा वो नर्म मुस्कुराहट दी, वो जिसने ज्यादा कोशिश नहीं की। आपका यहाँ हमेशा इस्तिकबाल है। मैंने सर हिलाया, अपनी पसलियों के नीचे एक अजीब सा दर्द महसूस कर रहा था। उदासी नहीं, बिल्कुल, कुछ गहरी, कुछ उम्मीद जैसी। जब मैं अपने घर वापस चला गया तो मैंने देखा कि हवा ने दरख्तों को किस तरह हल्का सा झंझोड़ा, किस तरह दोपहर का सूरज इस सुनहरी चमक में डूब गया जिससे मैं हमेशा प्यार करता था। कोई ड्रामाई मौसीकी नहीं थी, कोई आतिशबाजी नहीं थी, कोई झाड़ू देने वाला इशारा नहीं था। बस ये एहसास था कि हमारे दरमियान कोई चीज बदल गई है, कुछ छोटी लेकिन हकीकी। और इस रात जब मैं अपने कंबल के नीचे झुक गया और टीवी मेरे सामने झलमला रहा था, मैंने शो पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्यालात इस गर्म बावर्ची खाने में और साथ वाले आदमी के साथ वापस आ गए। अगला हफ्ता अपने साथ एक अजीब तसल्ली बख्श ताल लेकर आया। हेनरी और मैंने रस्मी मंसूबा नहीं बनाया, कोई तयशुदा डिनर या नेगेट ड्यूटी का बहाना नहीं था। ये एक खामोश मुआहिदे की तरह था। कुछ शामों को मैं उसे इसके बरामदे में इसके कार के औजारों और चाय के एक मग के साथ बैठा पकड़ता, और मैं ये दिखावा करता फिरता कि मैं अभी गुजर रहा हूं। दूसरी बार वो अपने बाग से चंद टमाटर या किसी चीज का एक टुकड़ा जो उसने पकाया था, केले की रोटी, मकई की रोटी, वो चीजें जिनका जायका वक्त और देखभाल की तरह होता था। हमने इसके बारे में बात नहीं की कि हमारे दरमियान क्या हो रहा है, लेकिन ये इस तरह था जिस तरह वो मेरे दस्तक देने से पहले ही ऊपर देखता था, या जिस तरह से मैं अपने आप को अपने बालों को ब्रश करते हुए या बाहर कदम रखने से पहले अपना ब्लाउज बदलता हुआ पाता था। एक शाम खाने के फौरन बाद मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। इसने मुझे चौंका दिया। हेनरी आमतौर पर मेरे आने का इंतजार करता था, और जब मैंने उसे खोला तो मैंने अपने आप को अजीब तरह से घबराया। वही हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा सड्डिया,